अलवर की केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री यानी कि भूपेंद्र यादव आज अलवर दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय वन मंत्री ने सुबह 7 बजे प्रताप ऑडिटोरियम से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही केंद्रीय वन मंत्री ने साइकिल में शामिल होकर के 8 फरवरी को होने वाली अंतर्राष्ट्रीय टाइगर मैराथन के रूट का अवलोकन भी किया। तो वहीं केंद्रीय वन मंत्री ने कंपनी बाग के सामने सभागार में मन की बात भी की। इस दौरान केंद्रीय वन मंत्री ने अलवर विधानसभा के लोगों से बैठक करके जन समस्याओं को जाना और विधानसभा की व्यवस्थाओं पर गौर भी किया। साथ में आमजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर तुरंत समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान केंद्रीय वन मंत्री ने कई विभागों की तरफ से कराए जा रहे विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जिला प्रशासन की तरफ से कराए गए स्वच्छता अभियान से लेकर विकास कार्यों की सराहना की और डिजिटल स्क्रीन पर देखकर संबंधित अधिकारियों को बधाइयां भी दी। लगभग 13 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत करी हैं। इसके लिए मैं हमारे मंत्री संजय शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं। पिछले 2 वर्षों में जो अलवर के विकास के कार्य हमने किए हैं उसको लेकर के भी हम लोगों ने नए विषयों को आगे बढ़ाया है। अलवर में टूरिज्म की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और खेल की दृष्टि से विकास हो, उसके लिए हम लगातार कार्य करेंगे। अभी तक लगभग 30 से 40 देशों के बीच के लोगों ने कहा है। भारत के भी जो बड़े एथलीट हैं उन्होंने कहा है और मुझे लगता है 5-6 तारीख तक हम आपके अखबारों को उनके नाम भी दे देंगे। और अब बात फलौदी की। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने जिला अस्पताल फलौदी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर की साफ सफाई, मरीजों को दी जा रही सुविधाएं, दवाओं की उपलब्धता और व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा भी लिया। तो वहीं कलेक्टर के अचानक पहुंचने से अस्पताल प्रशासन और कर्मचारियों में हलचलें देखने को मिली। निरीक्षण के समय नगर परिषद आयुक्त भी कलेक्टर श्वेता चौहान के साथ में मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर ने साफ सफाई व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल आमजन से सीधे जुड़ा हुआ है और यहां पर स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मरीजों से बातचीत करके उपचार और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मरीजों ने इलाज को लेकर के संतोष भी जताया। तो वहीं कुछ जगहों पर साफ सफाई को लेकर सुधार की आवश्यकता भी बताई। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैसे माननीय सीएम साहब के निर्देश थे तो सभी डीएच और एसडीएच, सीएचसी, पीएचसी का निरीक्षण के जो हमें करने थे उसके साथ जैसे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। मेजर इशू जो था यहाँ पे एक तो सफाई का है, जो बाहर वाली सफाई है जो कूड़ा उठने वाली, तो नगर परिषद को हमें डायरेक्शन दी कि डेली मॉनिटरिंग करके उसको टाइमली यहाँ से कूड़ा उठे। दूसरा जैसे फैसिलिटी पुरानी है और छोटी है तो अब नई फैसिलिटी जो बन रही है, हमारा नया डीएच जो बन रहा है वो मार्च तक हैंडओवर हो जाएगा। तो अभी फोकस नए वाले पे होगा वैसे, क्योंकि ये डीएच के हिसाब से अभी फैसिलिटी छोटी है तो इसमें और चेंजेस जितने भी अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था, इसको अभी हम एमआरएस वाली मीटिंग में लेके। और अब बात झुंझुनू की, जिस मिट्टी के कण-कण में देशभक्ति और जज्बे की खुशबू बसी हो, वहां के बाशिंदों में गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह स्वाभाविक है। 26 जनवरी को लेकर झुंझुनू में विशेष तैयारियां की जा रही है। शहर के प्रमुख सर्कल और सार्वजनिक जगहों को तिरंगे और देशभक्ति के रंगों से सजाया जा रहा है, जिससे पूरा शहर राष्ट्रभक्ति के माहौल में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी क्रम में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत झुंझुनू के पीरू सिंह सर्किल पर आकर्षक नजारा भी देखने को मिला। शहीद परमवीर हवलदार मेजर पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं ने सर्किल परिसर में देशभक्ति थीम पर रंगोलियां भी सजाई। छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोलियों में तिरंगा, अशोक चक्र और शहीदों को नमन जैसे भावों को सुंदर तरीके से उकेरा गया, जो कि राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। रंगोली सजाने को लेकर छात्राओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। छात्राओं का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से न केवल राष्ट्रीय पर्वों के प्रति सम्मान बढ़ता है, बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी मजबूत होता है।
हमने गणतंत्र दिवस पर यह रंगोली बनाई है। हमें रंगोली बना के बहुत अच्छा लग रहा है। हमने 10th 11th 12th क्लास की छात्रा ने मिलकर रंगोलियाँ बनाई है। हमारे टीचर्स ने हमें कहा तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें रंगोली बनाने के लिए बनाया और हमने अच्छे से बनाया। हमें गणतंत्र दिवस पे हमने 26 जनवरी का नाम लिखा है, बंदूकें वगैरह बनाई है, बहुत सी फूल वगैरह भी बनाए हैं। ऐसे हमें अच्छा लगा रंगोली डेकोरेशन। गणतंत्र दिवस पर बहुत ही बच्चों में उत्साह देखा गया है। हम हर साल गणतंत्र दिवस हो, भले 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, हर साल इस पीरू सिंह सर्किल को हम डेकोरेट करते हैं और ये स्कूल की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रयास है। जिला प्रशासन भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है और बच्चे रविवार होते हुए भी सबने उत्साहपूर्वक यहाँ बहुत ही अच्छा दिखाया है। किसी ने 26 जनवरी लिखा है तो किसी ने गणतंत्र दिवस लिखा है तो किसी ने फ्लावर्स बनाए हैं, तितलियाँ वगैरह बनाई है। तो जैसे किसी ने तो इतना जुनून दिखाया कि तिरंगा और जैसे एक जो सिपाही की टोपी होती है उसको और बंदूक लिए हुए भी उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब बनाया है। तो इनको बहुत ही बढ़ते हैं आगे। धौलपुर के बसई घियाराम गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को ईंटों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। राजाखेड़ा थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि घटना 21 जनवरी की है। मृतका के परिजन ने मामले को लेकर राजाखेड़ा थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें बताया कि संजय ने अपनी मां की 21 जनवरी 2026 को सुबह करीब 6 बजे ईंटों से पीट कर हत्या की है। थानाधिकारी ने बताया कि घटना के संबंध में मामला पंजीबद्ध किया गया और मृतका सोनदेई की हत्या के मामले का खुलासा करके आरोपी संजय को पिनाहट तिराहा राजाखेड़ा से गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। दिनांक 21 जनवरी को घटनाक्रम हुआ था। सुबह लगभग 6:30 के आसपास एक खबर मिली थी कि सोनदे एक महिला की किसी ने मृत्यु कारित कर दिया। मौके पर पहुंचे तो वहां उसकी शिनाख्त हुई कि सोनदेई नाम की एक महिला है, जिसके खुद के ही बच्चे संजय ने उसकी ईंटों से और आक्रोशित होकर के और सिर पर बार बार वार करने से उसकी मृत्यु कारित कर दी, जिस पर हमने तुरंत एफएसएल टीम को बुला करके वहाँ से साक्ष्य कलेक्शन किया और उस संकलन के बाद में फिर हमने अनुसंधान के बाद में इसको आरोपी संजय पुत्र स्वर्गीय किशन सिंह को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद गिरफ्तारी डाल करके अभी उनका स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह करा कर उनको जेल दाखिल करा दिया और उसने अपने कबूलनामे में बात शहर स्वीकार की है कि हाँ, मैंने मेरी मां को मारा। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। यहां पर बर्फीला टॉर्चर लगातार जारी है और जनजीवन पूरी तरह से ठिठुर गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गाड़ियों पर किस कदर ओले यहां पर देखने को मिले हैं। बीती रात न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है, जबकि आज भी पारा -2 से 3 डिग्री के बीच में बना रहा। शहर के कई इलाकों में बर्फ की परत जमी हुई दिखाई दी। नक्की झील के आसपास घास के मैदान, खुले क्षेत्र, सोलर प्लेट और गाड़ियों की छतें बर्फ से ढकी रही, तो वहीं लोग और पर्यटक सुबह अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद वीकेंड और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंचे हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 48 घंटे तक ठंड का असर बना रहेगा, जबकि 26 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ से हल्का बदलाव संभव है। कैसा लग रहा है माउंट आबू में आपको? बहुत अच्छा। बर्फ देखा आपने? यस। कहाँ था बर्फ? बताओ गांधी। कैसा लग रहा है? सर्दी कैसा लग रहा है? ठंड बहुत बढ़िया है। ठंड बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ, आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है इधर। ये तो यहाँ पे घर लेने का सोच रही है, बोल रही है मुझे यहीं घर लेना, यहीं बस जाना है। अच्छा। हाँ। जैसे मेरे साथ मेरे दोस्त है। आप बताइए। हाँ जी, मेरे साथ मेरे दोस्त से जो हमें लेके आए हैं, हमारा तो बहुत सालों बाद पहली बार है, बट ये लोग फ्रीक्वेंटली आते रहते, तो जिस हिसाब से उन्होंने तारीफ की थी, मुझे लग रहा है उससे भी ज्यादा बढ़िया है। मतलब जिस तरह से उन्होंने हमें बताया कि भाई आबू में ये है वो है, बट आज पर्सनली आके देखा तो वो उससे भी सुहाना लग रहा है। रियली सो मच एंजॉइंग सो मच। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आइए, घूमने के साथ साथ आपके दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे, तो अपने कर्म भी अच्छे कीजिए और जिंदगी। पिछले 2 से 3 दिनों से मावठ का दौर जारी है। ऐसे में माउंट आबू में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। जो पिछले 2 दिनों से मावठ की बारिश हुई है,
उसके चलते माउंट आबू का तापमान काफ़ी लुढ़का है। कल जहाँ तापमान -60 डिग्री हो गया था और समूचे माउंट आबू में मैदानी इलाकों में कहें बर्फ़ जमी हुई थी, या कहें कि गाड़ियों के जो छत है या सोलर प्लेट्स है उन सब पे भी बर्फ़ की अच्छी खासी चादर देखने को मिल रही थी। वहीं आज मौसम थोड़ा सा उलट है, तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। आज का तापमान 3.5 डिग्री की माइनस के आसपास रहा है, परंतु बादलों की आवाजाही के चलते बर्फ़ की परत यहाँ पतली देखने को मिल रही है। परंतु इसी मौसम को देखने के लिए अन्य प्रदेश के, गुजरात कहे, महाराष्ट्र कहे या आसपास के जो पर्यटक हैं वो यहाँ इस मौसम का आनंद लेने आते हैं। और यहाँ वीकेंड है तो कहा जा सकता है कि वीकेंड पर पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलने की संभावना है, जो इस मौसम का आनंद लेते हैं। वहीं जैसे जैसे सूर्य देव की तपिश बढ़ेगी, तापमान में परिवर्तन होगा और यही सर्दी गुलाबी सर्दी में परिवर्तित हो जाएगी। सहयोगी कमल के साथ दीपक त्रिपाठी, सच बेधड़क, माउंट आबू। और चलिए बात दौसा की। राष्ट्रीय मतदान दिवस के मौके पर रविवार को फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये साइकिल रैली दौसा जिला कलेक्ट्रेट से पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज तक निकाली गई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिरदी चंद गंगवाल ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल और दुपहिया वाहन चालकों को रवाना किया। सीईओ गंगवाल ने कहा, फिट इंडिया अभियान के तहत हर नागरिक को सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल चलानी चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और ऊर्जा भी बनी रहती है। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत का गायन किया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता और लोकतांत्रिक चेतना को बढ़ावा देना है। जा रहा है, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और जागरूकता पैदा करने के लिए आज ये विशेष रैली आयोजित की गई है। राज्य स्तर पर भी एक बड़ा कार्यक्रम होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बड़ा कार्यक्रम होता है। उसी के क्रम में ये साइकिल रैली का जो निर्देश प्राप्त है उसके जागरूकता रैली जा रही है। कहाँ से कहाँ तक आयोजित? ये यहाँ कलेक्ट्रेट। राजस्थान में विधायक कोष में कमीशनखोरी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि टोंक जिले में विधायक निधि से बने सामुदायिक भवनों में बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिला है। अकेले टोंक शहर में दर्जन भर से ज्यादा सामुदायिक भवन महज 2 सालों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। नगर परिषद इलाके में बने कई सामुदायिक भवन या तो डस्टबिन यार्ड में तब्दील हुए हैं या फिर नशेड़ियों जुआरियों का अड्डा बन चुके हैं, तो वहीं बचे कुचे सामुदायिक भवनों पर रसूखदारों ने कब्जा किया है। विधायक निधि से बने सामुदायिक केंद्रों की दुर्दशा जनता की गाढ़ी कमाई के साथ में खिलवाड़ है। देखिए खास रिपोर्ट। सामुदायिक भवनों में बड़ा गड़बड़झाला, विधायक निधि चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। सामुदायिक भवन है या डस्टबिन यार्ड, सचिन पायलट के क्षेत्र में बर्बाद होता जा रहा जनता का पैसा। कैसे जनता के हक के पैसों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जाता है, इसकी वानगी टॉक में देखने को मिल रही है। साल 2022-23 में कालीपलटन, हाउसिंग बोर्ड, बहीर, सुभाष बाजार समेत कई इलाकों में विधायक कोष से सामुदायिक भवनों का करीब 10-10 लाख रुपए की लागत से निर्माण करवाया गया था। लेकिन ये सामुदायिक भवन या तो जुआरियों का अड्डा बन गए हैं या रसूखेदारों ने इन पर कब्जा कर लिया है और जिला प्रशासन और नगर परिषद मूक दर्शन बना बैठा है। तत्कालीन विधायक ने तो क्षेत्र की जनता की डिमांड के हिसाब से सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए अपने कोष से राशि जारी की थी और नगर परिषद ने इन क्षेत्रों में भवनों के निर्माण का टेंडर भी पूरा कर दिया। लेकिन महज 2 सालों में इन सामुदायिक भवनों के हाल राम भरोसे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मानो ठेकेदारों ने इनका निर्माण कर मोटी चांदी कूट ली, वहीं अधिकारियों ने भी मिलीभगत कर अपनी जेबें पूरी तरह से भर ली। सामुदायिक भवनों के मुद्दे ने पकड़ी तूल, सच बेधड़क की टीम ने उठाया झूठ से पर्दा। स्थानीय लोगों की जुबान से सुनिए सामुदायिक भवन की दुर्दशा की कहानी। हम आज कालीपलटन इलाके में हैं, जहां पर जनप्रतिनिधियों ने तो अपना जो विधायक कोष है उसका सदुपयोग किया, लेकिन जो नगर परिषद या कार्मिक हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही की वजह से आज सामुदायिक भवनों की क्या हालत है ये आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं। आज हम कालीपलटन स्थित सामुदायिक भवन और शौचालय है वहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ की जो आप तस्वीरों में जो हालत देख रहे हैं
वो एक चिंताजनक हालत है। जो सामुदायिक भवन सामाजिक आयोजनों के लिए, शादियों विवाह समारोह के लिए और मोहल्ले वासियों के लिए काम में आने वाले थे, आज वो एक कूड़ा जो घर है उस तरह से काम में आ रहे हैं। आप देखिए, मैं यहाँ पे भी जो हूँ, ये है बहिर के कालीपलटन में है, जहाँ पर 10 लाख की लागत से 2023 के अंदर ये काम चालू गया था और दिसंबर के अंदर 2023 में ये काम खत्म हुआ। लेकिन आज भी इसकी आप हालत देखिए, ये जुआरियों का अड्डा बन रहा है। यहाँ नशेड़ी आके नशा करते हैं और जिस तरह से जो गंदगी चारों तरफ देखने को मिल रही है, उससे मोहल्ले वासी भी बहुत परेशान है। और उनका जिस तरह देखिए, यहाँ पे आपको अंदर भी दिखाता हूँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार देखिए यहाँ किस तरह के हालात हैं। यहाँ नशेड़ी जुआरी जिस तरह का ये फैला हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नशेड़ी और जुआरी यहाँ पे आके ताश खेलते हैं। किस तरह की सामुदायिक भवनों की हालत है इस टोंक जिले में। देखिए, मैं तो यहाँ के जो हालात देख के बड़ी मुझे हैरत है कि पूरा सामुदायिक विकास केंद्र एक डस्टबिन बना हुआ है और मात्र शायद 3 साल भी अभी नहीं हुए जिसमें इसकी ये हालत है। सामुदायिक विकास केंद्र का उपयोग जनता के लिए होता है, जनता के काम के लिए होता है कि न्यूनतम चार्ज या निःशुल्क उपयोग करें। तो मुझे लगता नहीं कभी उपयोग हुआ हो। ये 2-3 जगह मैंने देखे टोंक में हालात, और जगह भी है 2 सामुदायिक विकास केंद्र, उनकी हालात भी हर किसी ने कब्जे कर रखे हैं और वो करें। ये नगर परिषद की बहुत बड़ी हानि है और जनता के लिए भी दोनों बातें समझा गया। जब सच बेधड़क की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो सामने आया कि सामुदायिक भवन तो मात्र डंपिंग यार्ड, नशेड़ियों का अड्डा, जुआरियों का अड्डा बने हुए हैं, जहां ना तो कभी पुलिस के अधिकारी जाकर कार्रवाई करते हैं, ना ही नगर परिषद के अधिकारी पहुंचकर इसकी सुध लेते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब शहर के बहिर इलाके में स्थित सामुदायिक भवन पर एक परिवार ने कब्जा कर अपना आवास ही बना लिया है। मामला यही नहीं खत्म होता, सामुदायिक भवनों के साथ बनाए गए सुलभ शौचालयों के हाल भी पूरी तरह से बदहाल हो चुके हैं। मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर ही मैं 5वां टर्न है मेरा पार्षद का, ये सामुदायिक भवन मैंने 2004-05 के अंदर बनवाया था और अभी एक हॉल ऊपर बनवाया है पिछले 2 साल पहले MLA फंड से। और एक मेरे ही वार्ड के अंदर, जो पहले यही वार्ड था महावर कॉलोनी के अंदर, वहाँ भी एक सामुदायिक भवन 2 बनाए थे। उसको एक महावर समाज के काम में आता है और एक यहाँ काम में आता है। शहर में और भी सामुदायिक भवन बने हुए हैं, तालकटोरा है, पुरानी टोंक है, कई हैं, लेकिन सबकी हालात अच्छी नहीं है। वो इस लायक भी नहीं है कि उसके अंदर कोई आदमी प्रोग्राम कर ले। अभी इस वक्त मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये 2 ही ऐसे हैं जिसके अंदर लोग अपने कार्यक्रम करते हैं या जनता के काम में आ रहे हैं। पिछले 8-9 महीने से तो किसी भी तरीके से महल्ले वालों के लिए तो काम में नहीं आता और बहुत ज़्यादा गंदगी भी खुद आप देख सकते हो। यहाँ पर घुमा आपको दिख रहा होगा कचरा, तो ये हमारे लिए तो बिल्कुल भी काम में नहीं आ रहा है, आम आदमी के लिए काम में नहीं आ रहा। और यहाँ पर काफ़ी टाइम से 8-9 महीने से इसकी कोई एक्टिविटी भी नहीं है, चालू ही नहीं है। नहीं, ये मेरे संज्ञान में आया था ये प्रकरण, क्योंकि कुछ सामुदायिक भवनों में हमने आश्रय स्थल भी चालू किए हैं, वो ठीक है। इसके अलावा भी एक्सीएन को निर्देशित किया है कि वो अपने इंजीनियर्स के साथ विजिट करके आज शाम तक वो रिपोर्ट देगा। जो भी आवश्यक स्टेप्स उसमें लिए जाने हैं उनको ऑपरेशनल फंक्शनल बनाने के लिए वो हम करेंगे। अगर किसी तरह की कोई कमी निकल गई तो उसको उसकी मरम्मत वगैरह अन्य जो भी आवश्यक स्टेप्स लिए जाने भी विल डू। कई जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर अतिक्रमण है और वहाँ पर अन्य व्यक्ति रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं परमानेंट, और वहाँ की कई दूसरे सामुदायिक भवन है जहाँ की जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और वहाँ पर और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वो कई काम में नहीं आ रहे। उसके लिए आप क्या कदम मनोरंजित के अतिक्रमण का कोई विषय मेरे संज्ञान में नहीं है। एक्सीएन और उनकी जिनकी बाकी टीम विजिट पे है। नगर परिषद की उदासीनता के पीछे क्या कारण? क्यों बर्बाद हुआ जनता का पैसा? सामुदायिक भवनों का मेंटेनेंस कब करेगा नगर परिषद? टोंक प्रभावी नेता सचिन पायलट का चुनावी क्षेत्र है। ऐसे में इन समुदाय भवनों को लेकर उदासीनता पूरे टोंक प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े करती है। बड़ा सवाल ये उठता है कि सबसे चर्चित राजनेता और टोंक विधायक सचिन पायलट की विधानसभा में भी विधायक निधि में निर्माण कार्यों पर बड़ी धांधली हुई या फिर कोई मिली भगत का खेल यहाँ पर चल रहा है।
ऐसी हालत, ये काली पलटन की हालत है, ऐसी हालत पूरे टोंक जिले, टोंक शहर में, जहां पर अतिक्रमण की भरपार, यहां तक कि सबसे बड़ी अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात करें तो यहां पर जो कई जगह ऐसे सामुदायिक भवन है जहां पर व्यक्ति निवास कर रहे हैं, ये आप तस्वीरों में हमारे इसमें देखेंगे, और इनकी देखरेख के लिए नहीं है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की देखरेख नहीं हो रही है, पूरा कूड़ा करकट हो रहा है। तो एक उम्मीद है, सच बेधड़क टोंक जिले की एक जो आवाज उठा रहा है कि उम्मीद है इससे अधिकारी जागेंगे और इस पे काम होगा और इनका सदुपयोग होगा। टोंक से ब्रिजेश पेडवाल। और अब बात रायपुर की। छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आज समापन हो रहा है। अटल नगर नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में 23 से 25 जनवरी तक चले इस उत्सव में देश विदेश से आए कवि, साहित्यकार और पत्रकार भाग ले रहे हैं। उत्सव के तीसरे दिन साहित्य, पत्रकारिता और सामाजिक विषयों पर अलग अलग परिचर्चाएं और गोष्ठियां आयोजित की जा रही है। मुक्तिबोध मंडप में लगे पुस्तक मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। साहित्य उत्सव में शामिल स्कूली बच्चों ने पेंटिंग, पुस्तकों और व्यंजनों को लेकर के खासा उत्साह भी दिखाया। वरिष्ठ लेखिका राजकुमारी शर्मा ने शासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा, ऐसे आयोजन लगातार होते रहने चाहिए ताकि साहित्य को नई पीढ़ी से जोड़ा जा सके। बहुत अद्भुत है, बहुत प्रशंसनीय है। मैं तो बधाई दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उनके इस निर्णय पर, और साहित्य अकादमी के जो प्रयास है, और ये सफल प्रयास है। पूरे देश के मूर्धन्य साहित्यकार आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, अपनी प्रस्तुति, अपनी बातचीत, विषयों पर अपना जिनका गहन अध्ययन है वो अपने विषय को रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ ऐसे भी साहित्यकारों से धनाढ्य भूमि है हमारी, तो निश्चित रूप से इसका बहुत अच्छा परिणाम आज देखिए आप। 30 दिवसीय कार्यक्रम है और कितना उत्साह है लोगों में। पत्रकारिता में जब संवेदना और विवेक शामिल हो जाता है तो समय के साथ वो साहित्य में परिवर्तित हो जाता है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही सार्थक आयोजन जो रायपुर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा। इसमें लेकिन निरंतरता की जरूरत है। 10 साल पहले भी जब रजत कुमार जनसंपर्क संचालक थे रमन सिंह के कालखंड में, उस समय पर भी इस प्रकार का आयोजन हुआ था। 10 साल लग गए हमें उस आयोजन को दोहराने में। ये वार्षिक आयोजन का स्वरूप लेना चाहिए। आपने भले ही रजत जयंती के मौके पर इस आयोजन को किया है, पर अगर इसमें निरंतरता रहेगी तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय फलक पर मिलने में सहूलियत होगी। चित्रकारिता के द्वारा हमें इतिहास के भी बारे में बहुत चीज़ जानने को मिलता है, कैसे कौन दिखते थे, हमारा कल्चर कैसा रह चुका है। जैसे कि ये हमारे छत्तीसगढ़ का एक पेंटिंग है बहुत प्यारा सा, आई थिंक ये कर्मा करते हुए है। ये हमारे बताता है कि कर्मा कैसे होता है, कैसा उनका ड्रेसिंग रहता है, क्या क्या इसमें चीज़ें रहती हैं। इन सभी चीज़ों से हमारी पेंटिंग मायने रखता है हमारे लिए। जहाँ तक साहित्य और संगीत एक साथ हैं, तो साहित्य के साथ साथ संगीत जुड़ा हुआ है, तो दोनों को एक साथ हम इंटीग्रेट करके बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं उससे। यहाँ पर बच्चों ने पेंटिंग देखी, कई बच्चे उसको बनाना चाहते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी घर पे ही पेंटिंग पड़ी रहती हैं, लेकिन ख्वाहिश ये रहती है कि ये मेरी कहीं जाए, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। ऐसे मौके अगर लगे तो उसको किस तरह से? जी, कहा जाए तो बहुत अच्छी मतलब प्रेरणा मिल रही है हमको इससे। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 आदि से अनादि तक की शुरुआत है। आज तीसरा दिन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर स्कूली बच्चे हैं, इधर बुक्स लगे हुए हैं, प्रकाशन बैठे हैं, संस्थान हैं, जनसंपर्क विभाग की बुकें हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी मैं एक स्टॉल पे पहुंचा और मेरे को बड़ा अभिभूत लगा कि बस्तर पे नक्सलवाद पे, उस बस्तर की जिसको नक्सलवाद के नाम से ग्रसित माना जाता था, जिस बस्तर को लोग अगर नाम लेने से पहले लाल आंख तक का साया आता था, वहाँ की एक पूरी अगर किताबें देखी जाए तो बस्तर का ही नाम आएगा। रंजनी शर्मा का एक स्टॉल है। मैं इसके अंदर जैसे ही एंटर करता हूँ, पंच शिल्प और बस्तर, लोक साहित्य बस्तर, भीति बस्तर, गांव से आई हो, ये भी रजनी शर्मा की कुछ, ये भी मुर्गा लड़ाई बस्तर का जो एक बस्तर का अभिन्न अंग है। ये देखिए अग्निमुखा पूरा बस्तर पे, इधर बस्तर उधर बस्तर। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैडम हम रायपुर में हैं, लेकिन ये स्टॉल देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं बस्तर में हूँ।
आपकी मैगजीन है जो पढ़ने से ऐसा लगता है कि बस्तर में आखिरकार बस्तर आपने पूरा समा गया। सच कहूँ तो मुझे बस्तर के अलावा कुछ आता ही नहीं। बस्तर के बारे में जो नेगेटिव खबरें हैं वो उसका खंडन करता हुआ है ये मेरी रचनाएं आपके सामने प्रमाण है। बस्तर इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतने निश्चल, इतने सीधे साधे जनमानस हैं, उसका वर्णन करने में मुझे तो कई सदियां लग जाए। बस्तर पर ही मेरी कलम चलती है क्योंकि बाल स्मृतियां मेरी उससे जुड़ी हुई है। आप चाहे कहानी संग्रह ले लें, चाहे मेरी कविताओं संग्रह ले लें, अब ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के माध्यम से बस्तर लोगों तक पहुंच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। बस्तर में इतने पात्र हैं, इतनी परंपराएं हैं, उनको बस एक छोटा सा प्रयास अपने शब्दों के माध्यम से जीवित करने का प्रयास मैं करती हूँ। उसकी परिणति है कि आज बस्तर पर लिखी 50 रचनाएं आपके सामने हैं और लगभग 200 पत्रिकाओं में बस्तर की कहानियां छपी हैं। तो बस्तर के अलावा मैं कुछ भी नहीं जान पाती हूँ और बस्तर नहीं तो कुछ भी नहीं। मैडम, बस्तर की बात आती है, बस्तर की बातों को मुखरता से रखने के लिए साहित्य उत्सव का यहाँ पे आगाज हुआ है। किस तरह से देखते हैं सरकार की ऐसी योजनाएं जो साहित्य के माध्यम से आपने बुक, ये प्रकाशन वालों का यहाँ पे स्टॉल लगा है, इस माध्यम से ऐसी जहाँ पर बस्तर को आगे लाया जाए, छत्तीसगढ़ को आगे लाया जाए, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही बढ़िया आयोजन है। माननीय छत्तीसगढ़ शासन और प्रशासन, हमारे माननीय कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बार की मीटिंग में बस्तर शब्द सुनकर ही मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और उनके ही प्रयास से ये व्यक्तिगत नाम के बस्तरिया नाम से ही मुझे ये अलॉट हुआ, जहाँ पे मैं अपनी बस्तरिया कृति को रख सकूं। ये साहित्य उत्सव होता नहीं तो लोग बस्तर को जान नहीं पाते। साहित्य के क्षेत्र में लाला जगदलपुरिया से लेके आज जितने भी साहित्यकार हों, उनका शानदार, उनके आउटकट प्रतिमाएं लगी हुई हैं, पोस्टर लगे हुए हैं और बस्तर के लिए इतना साहित्य है जो किताबों के माध्यम से लोग देख पा रहे हैं, बस्तर को जानने के लिए उत्सुक हो रहा है। इसके लिए हमारे रायपुर साहित्य महोत्सव का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बस्तर पूरा साहित्य से भरा हुआ है। और दूसरी बात कि अब नक्सलवाद का खात्मा, विकास की नई गाथा की बातें की जाती है, तो क्या ये मान सकते हैं कि बस्तर में आने वाले समय में बस्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए? आने वाले नहीं, बस्तर ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप देखें, इतने घने जंगल, इतनी स्वस्थ परंपराएं, घोटुल जैसे इतनी उन्नत किस्म के आभूषण जो दुनिया में नायाब है। हमारा खान पान, चापड़ा की चटनी से लेके आप बोरे बासी से लेके आप मड़िया पेश तक जाइए, क्या नहीं है हमारे बस्तर में। ये साहित्य एक माध्यम है, बहुत सशक्त माध्यम है। मेरी रचनाओं के माध्यम से और भी साहित्यकारों की रचना के माध्यम से लोग बस्तर को जानेंगे। ये नक्सलवाद जैसा घाव धीरे धीरे इस मरहम से भरेगा ही, इस आशा के साथ ये मेरी रचनाएं आपके सामने। देखिए, यहाँ पर बुकों के स्टॉल बहुत सारे लगे हुए हैं, जनसंपर्क विभाग के हैं, अलग अलग प्रकाशन के लगे हैं, लेकिन बस्तर पे अलग से शोध कर रही रजनी शर्मा जी की जब चीजें हमने देखी तो ये लगा कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और बस्तर दोनों कभी अलग नहीं है। और बस्तर को आज देखा जाए तो नक्सलवाद का जो भाव है वो खत्म हो रहा है और अब विकास की नई गाथाएं हैं। और रायपुर साहित्य महोत्सव में भी बस्तर के नक्सल पे परिचर्चा होती है। बस्तर के नक्सल से लेके बस्तर के वहाँ की संस्कृति तक यहाँ पर इन बुकों के माध्यम से दिखाया जाता है। माना जा सकता है कि रायपुर साहित्य बस्तर को दिखाने के लिए, छत्तीसगढ़ को दिखाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट करने के लिए जो यहाँ पर ये आयोजन हुआ है, इनकी शासन को हर कोई पसंद कर रहा है। कैमरामैन शेखर रॉय के साथ आरव राजपुरोहित, छठ बेदड़क, रायपुर, छत्तीसगढ़।